वेलकम टू कॉमर्स मल्टीवर्स। हम करें अपने कॉस्ट अकाउंटिंग का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन। पिछली वीडियो में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग, स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स समझ चुके हैं। साथ ही हम देख चुके हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। आज हम अपना करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के कंसेप्ट या कॉस्ट कंसेप्ट क्या होते हैं। तो कॉस्ट कंसेप्ट जो होते हैं आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल और आइडियाज़ होते हैं जो आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और उसको एनालाइज करने में आपकी हेल्प करता है, या फिर जो आपको फॉलो करने होते हैं जब जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। जिसमें से कुछ की कंसेप्ट जो हैं वो आपको नीचे दिए गए हैं। पहला जो कंसेप्ट है आपका वो ये कहता है कॉस्ट एज अ मेजरमेंट, कि जो भी आप कॉस्ट को मेजर करेंगे। हालांकि अकाउंटिंग में अकाउंटिंग वैसे तो अकाउंटिंग में तो हर चीज़ को जिसको भी आप मेजर करते हैं उसको आप मॉनेटरी टर्म्स में ही मेजर करते हैं। तो कॉस्ट भी जो है वो भी जो है आपके मॉनेटरी टर्म्स में ही मेजर होगी। चाहे वो कोई भी रिसोर्स हो जो भी आप प्रोडक्शन प्रोसेस में आपने यूज़ किया है, मटेरियल हो, लेबर हो, ओवरहेड हो, ये सब चीज़ें क्या होती हैं इनको हम आगे समझेंगे। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स ये एलिमेंट्स होते हैं आपके कॉस्ट के। तो ये जो भी होते हैं इन सबको आपको रिकॉर्ड करना होता है आपके मनी वैल्यू या मॉनेटरी टर्म्स में, मॉनेटरी वैल्यूज में। कॉस्ट का जो सेकंड कंसेप्ट है वो आपका है कॉस्ट एज एन असेट। तो जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि कॉस्ट जो होता है उसे हम अपनी असेट की तरह मानते हैं। उसे हम असेट क्यों मान रहे हैं अपना? क्योंकि उसने हमें हेल्प किया अपना रेवेन्यू जनरेट करने में, सेल्स करने में, है ना? जो भी चीज़ हम बना पाए जिसको बेचने के लिए, उसको बनाया कैसे हमने, जो हमने उसमें पैसा खर्च किया उस पैसे से हम बना पाए। तो जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज है उसको सोल्ड करने से पहले तो वो आपका जो कॉस्ट है वो आपकी असेट मानी जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। लेकिन उसके बाद जब आप उसको एक बार सोल्ड कर देते हैं तो वो आपका आपके लिए एक तरह से एक्सपेंस बन जाता है, जिसको अपने इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं। एक्सपेंस बन जाता है। एक्सपेंस क्यों? क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमने जो इतना पैसा अपना खर्च किया है इस चीज़ को बनाने में और उसको बेचने में, तो फिर वो कॉस्ट हमारे लिए एक्सपेंस बन जाती है सेल होने के बाद। नेक्स्ट जो है वो आपका कॉस्ट वर्सेस एक्सपेंस। अब जो कॉस्ट होता है आपका, वो कॉस्ट जो आपका होता है वो अलग होता है आपके एक्सपेंस से। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट जो भी आपके रिसोर्सेज होते हैं, जो भी रिसोर्सेज आपने यूज़ किए हैं किसी चीज़ को बनाने में, है ना? कोई भी आपकी जो लागत लगी है किसी भी सर्विस या गुड्स को प्रोड्यूस करने में, जो आपका खर्चा लगा है वो आपकी कॉस्ट है। जैसे रॉ मटेरियल और लेबर वगैरह पे जो आपका खर्चा लगा वो आपका कॉस्ट हुआ। और जो आपका एक्सपेंस होता है वो उस तरह की कॉस्ट होती है आपकी, जो आपकी रेवेन्यू जनरेट करने में जो आपका खर्चा आता है वो आपका एक्सपेंस होता है। जैसे सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, रेंट वगैरह ऑफिस का, ये सब चीज़ें जो होती है ये सेल करने के लिए जो आपको खर्चा लग रहा है, इसे इसे हम कहते हैं अपना एक्सपेंस। जो भी आपका रेवेन्यू जनरेट करने में जो खर्चा लगता है, ठीक है? तो जो चीज़ आपने प्रोड्यूस करी उसको बनाने में जो खर्चा लगा, सर गुड सर्विस को बनाने में जो खर्चा लगा वो कॉस्ट है आपका। लेकिन उस गुड्स को फिर जब आपने बेचने के लिए या फर्दर मार्केटिंग वगैरह में जो खर्चा लगा वो आपका हुआ आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो जो कॉस्ट है, जैसे कि ऊपर भी आपने पढ़ा था अभी कि कॉस्ट जो है वो एक्सपेंस बन जाता है। तो कॉस्ट बिकम, जी हाँ लिखा हुआ है, कॉस्ट बिकम एक्सपेंस आफ्टर 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 गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड। तो गुड्स सर्विसेज जब आपकी सोल्ड हो जाती है तो वो जो कॉस्ट आपका लगा था वही आपका एक्सपेंस बन जाता है गुड्स सर्विसेज के सेल होने के बाद। नेक्स्ट जो है वो आपका मैचिंग प्रिंसिपल। तो मैचिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग में आपने पढ़ा होगा। तो मैचिंग प्रिंसिपल जो है वो एक कॉस्ट के लिए ये कहता है कि जो भी आप कॉस्ट अपना रिकॉग्नाइज करते हो या रिकॉर्ड करते हो तो वो उसी ही पीरियड में आपको रिकॉर्ड करनी है, रिकॉग्नाइज करनी है जिस पीरियड में वो आपका उसने रेवेन्यू में अपना कंट्रीब्यूट दिया। जिस भी पीरियड में कॉस्ट ने आपके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट दिया या जिस भी पीरियड में वो कॉस्ट आपकी इनकर हुई है उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, आपको तभी उसको रिकॉग्नाइज करना है, आपको तभी उसको रिकॉर्ड करना है। आपको वो कॉस्ट उसी ही पीरियड की माननी है। नेक्स्ट आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का कंसेप्ट वो आपको ये कहता है कि जो भी आपकी कॉस्ट है, जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस कॉस्ट को आपको रिकॉर्ड करना है उसके जो भी उसकी पहले की उसकी कॉस्ट थी, यानी जो भी उसकी एक्चुअल हिस्टोरिकल कॉस्ट है जिस पे भी आपने उसको चीज़ को बनाया है, खरीदा है, उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर ही आपको उनको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। उसी के बेस पे आपको जो आपका कॉस्ट है उसको रिकॉर्ड करना है, उसकी अकाउंटिंग करनी है। नेक्स्ट हमारा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपको पता ही होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है आपकी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट आपको ये कहता है कि ये जो कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है जो आपने क्या कर दिया, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को आपने छोड़ दिया, वो ये कॉस्ट है। यानी मान लीजिए आपके पास कोई भी दो प्लान थे, तो अब जो पहला प्लान है वो आपको ज़्यादा फायदा दे रहा है दूसरे के कंपेयर में, तो जो वो दूसरा वाला आपने छोड़ा है, जो आपके पास ए या बी दो प्लान है, तो जो ए है वो ज़्यादा फायदा दे रहा है, बी प्लान आपको उतना फायदा नहीं दे रहा, लेकिन आपने जो बी को छोड़ दिया ए के लिए, तो जो आपने बी छोड़ा है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है? तो ये क्या होती है ये आपका पोटेंशियल बेनिफिट होता है जो आपको मिल सकता था अगर आप उस रिसोर्स को भी चूज करते। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई आपकी। नेक्स्ट जो आपका कॉस्ट कंसेप्ट है वो आपको कहता है कि कॉस्ट की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी रिलेवेंट भी होनी चाहिए और रिलायबल भी होनी चाहिए। रिलेवेंट का मतलब है कि वो एप्लीकेबल होनी चाहिए, वो डिसीजन मेकिंग के लिए हमसे यूज़ कर पाए, तो उसके लिए वो रिलेवेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं आप कुछ भी कॉस्ट कुछ भी वैल्यूज आप दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। साथ ही वो जो है रिलायबल भी होनी चाहिए।
रिलायबल का मतलब है एक्यूरेट भी हो और ट्रस्टवर्दी भी हो, हम उस पे भरोसा भी कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेट हो, 100% तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी कोशिश हमारी रहेगी वो 100% के आसपास हो। एंड दिस इंश्योर दैट द इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर मैनेजमेंट इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। और ये इंश्योर करती है जो भी हमारा रिलेवेंस और लायबिलिटी होनी चाहिए कॉस्ट के अंदर, ताकि जो है जो मैनेजमेंट है वो इजीली जो है अपना डिसीजन मेकिंग कर पाए। तो ये जो है कॉस्ट के कुछ कंसेप्ट थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉस्ट का क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, की कॉस्ट को जो आप कितने पार्ट्स में, कितने बेसिस पे जो है उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे जो इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला जो टाइम के बेस पे अगर इसकी क्लासिफिकेशन देखें, तो टाइम के बेस पे जो आपकी कॉस्ट है वो टू पार्ट्स में क्लासीफाई होती है। पहला हिस्टोरिकल कॉस्ट और दूसरा है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि वो कॉस्ट है जो ऑलरेडी आप उसकी वो इनकर्ड हो चुकी है, जो ऑलरेडी बुक्स में रिकॉर्ड हो चुकी है ना। जब आपने चीज़ को खरीदा था या उस चीज़ पे प्रोसेसिंग की थी, तो उस पर जो भी कॉस्ट आपकी आई थी वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है आपकी बुक में, तो वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गई। पास्ट में आपने जब भी वो कॉस्ट इनकर्ड की होगी तो वो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गई। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट है जो आपने अभी क्या करा है, आपने उसको फ्यूचर के लिए अभी से उसको सेट कर लिया, आपने एडवांस में उसको सेट कर लिया है या उसके लिए बजट बना लिया कि भैया फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट में या इसमें इस प्रोसेसिंग में इस चीज़ को बनाने में जो हमारी कॉस्ट आ सकती है वो ये कॉस्ट आ सकती है या वो इस बजट के अंदर होनी चाहिए। तो ये हो गया आपकी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। और नेक्स्ट जो है वो आपकी आपकी सेकंड जो बेस है आपका वो है नेचर ऑफ एलिमेंट्स। तो क्योंकि जो आपका कॉस्ट के एलिमेंट्स हैं वो आपके तीन अच्छा चार एलिमेंट्स आपके होते हैं। पहला जो आपका मेन जो होता है वो आपका मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस होता है। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस और ओवरहेड के बारे में डिटेल में हम जो है आगे पढ़ेंगे जब हम कॉस्ट के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी इनका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं। तो जो मटेरियल है आपका, मटेरियल कॉस्ट जो होती है वो कॉस्ट होती है जब वो मटेरियल कॉस्ट आपका वो एक्सपेंस होता है जो आपको जुड़ा होता है सीधे सीधे आपके रॉ मटेरियल वगैरह से या कंपोनेंट जो भी आपने यूज़ करें अपने प्रोडक्शन में। जो भी आपने अपने प्रोडक्शन में चीज़ें यूज़ करी हैं मटेरियल से रिलेटेड, रॉ मटेरियल या कुछ भी कंपोनेंट, वो आपका मटेरियल कॉस्ट हो जाती है। लेबर कॉस्ट आपका वो ह्यूमन एफर्ट्स होता है जो भी उस चीज़ को प्रोड्यूस करने में आपने खर्चा किया। जो भी ह्यूमन एफर्ट पर आपने जो अपना खर्चा किया है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, गुड सर्विस को प्रोड्यूस करने में, वो आपका लेबर कॉस्ट हो जाती है। ओवरहेड कॉस्ट जो आपकी होती है ये आपकी होती है जितनी भी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट, अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है वो हम पढ़ते हैं आगे। तो जब जितनी भी आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, जैसे आपका मटेरियल का इनडायरेक्ट कॉस्ट, लेबर का इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऑफिस का इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी जितनी भी होती है उन सबको हम कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड हम अपना कॉस्ट कहते हैं जी। ये जो ओवरहेड कॉस्ट होती है ये इजीली जो है ये ट्रेस नहीं हो पाती है, इसलिए इन्हें इनडायरेक्ट भी हम कहते हैं कि भैया ये जो कॉस्ट हुई है ये किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में खर्चा हुआ है हमारा। नेक्स्ट जो बेस है वो है ट्रेसिबिलिटी के बेस पर। तो ट्रेसिबिलिटी के बेस पर जो है दो ही तरह की कॉस्ट हो सकती है। एक तो जिसे हम ट्रेस कर सकते हैं वो कॉस्ट, एक जिसे हम ट्रेस नहीं कर सकते वो कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसे आप स्पेसिफिकली जो है ट्रेस कर सकते हैं कि भाई ये जो खर्चा है इस सर्विसेज पर, इस रॉ मटेरियल पर, इस प्रोडक्ट को बनाने पर जो मेरा खर्चा हुआ, वो डायरेक्टली आप पता लगा सकते हैं। तो वो आपको डायरेक्ट कॉस्ट होती है। जैसे डायरेक्ट मटेरियल है ना, क्या मटेरियल आपने खर्च किया चीज़ को बनाने पे। डायरेक्ट लेबर, कौन सी हमने एफर्ट्स लगे हैं उसको बनाने पर, जो भी आपके लेबर वगैरह है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी डायरेक्ट आपके खर्चे सारे होते हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिनको आप ट्रेस कर सकते हैं कि ये जो खर्चा हुआ है ये स्पेसिफिक इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हुआ है ना। जैसे आपने दो प्रोडक्ट्स बनाए, हमने दो प्रोडक्ट बनाए ए और बी। तो अब ये जो आपने प्रोडक्ट बनाए इनको अब आपको पता है कि जो ये स्पेसिफिक मैंने खर्चा करा है वो मैंने इस प्रोडक्ट पे ही किया है सिर्फ, है ना। किसी एक प्रोडक्ट पे किया, मान लो ए पे ही आपने खर्चा किया है, तो जो आपको पता है कि वो खर्चा आपने ए के ऊपर किया है तो वो आपका डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन ऐसी कॉस्ट आपकी इनकर्ड हुई है लेकिन आपको नहीं पता कि वो जो कॉस्ट है आप तो ट्रेस नहीं कर पा रहे, तो आपको नहीं पता कि जो कॉस्ट है किस गुड्स के ऊपर हमने खर्चा किया है या किस गुड्स के ऊपर हमने सारा एक्सपेंस अपना किया। तो वो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जिसको आप इजीली जो है अपना ट्रेस नहीं कर पाते। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरहेड कॉस्ट। जो भी मैंने आपको ऊपर समझाया कि ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है आपकी, जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं सबको कलेक्टिवली हम बोलते हैं अपना ओवरहेड कॉस्ट। इसको डिटेल में समझेंगे अभी आगे। जैसे रेंट है, यूटिलिटीज़ है, तो रेंट यूटिलिटीज़, अब रेंट तो मैंने पूरे पूरे ही उसका दिया है, पूरी फैक्ट्री का दिया है। उस फैक्ट्री में मैंने दो तरह के गुड्स बना रहा हूँ, तो मैं वो खर्चा किसके ऊपर डालूँ, है ना। तो वो फिर मैं इनडायरेक्ट में उसे अपना शामिल करता हूँ। नेक्स्ट जो है वो है आपका चेंजिंग इन एक्टिविटीज़ के बेस पर आपकी कॉस्ट कौन कौन सी होती है। तो इसमें आपकी तीन तरह की कॉस्ट होती है। पहला जो आपका होता है फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये तीनों कॉस्ट क्या होती है इनको डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। तो अगर हम पहले फिक्स्ड कॉस्ट को देखें तो फिक्स्ड कॉस्ट आपका वो एक्सपेंस होता है जो आपका कांस्टेंट रहता है हाँ। और एक स्पेसिफिक पीरियड तक आपका कांस्टेंट रहता है, ये आपका चेंज नहीं होता आपके लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ या सेल्स के साथ, है ना। तो अब आप कितना भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप कितनी भी सेल्स कर रहे हैं, तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ये आपकी कांस्टेंट ही रहती है, ये चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये क्योंकि ये चेंज नहीं होती है तो इसे हम वेरिएबल नहीं बोलते। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपकी चेंज हो प्रोडक्शन के साथ, है ना। वेरिएबल का मतलब चेंज, लेकिन फिक्स्ड है ये कॉस्ट आपकी। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, आपका बिजनेस एक्टिविटी की कैसी भी चल रही हो, डिक्रीज या इंक्रीज हो, ये कॉस्ट आपकी जो रहती है ये कांस्टेंट रहती है। जैसे रेंट फॉर फैक्ट्री, आप फैक्ट्री का रेंट पे कर रहे हैं,
तो आप प्रोडक्शन करें या ना करें, फैक्ट्री का रेंट तो आपको पे करना पड़ेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम आपने लिया है अपनी, किसी भी एसेट की कोई इंश्योरेंस लिया है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस लिया है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम तो आपको भरनी पड़ेगी ना। आपका प्रोडक्शन कम लेवल पे हो रहा हो या ज़्यादा लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा हो, आपको प्रीमियम तो जो है उसकी है वो प्रीमियम तो भरनी होगी। सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, जो भी आपका एक परमानेंट स्टाफ है, जो भी कुछ तो हो गया आपका परमानेंट स्टाफ, तो उसकी सैलरी भी आपको पे करनी ही पड़ेगी, और वो खाली बैठा है काम करे, है ना। आपका कोई भी एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह, तो जितने भी ये कॉस्ट होती हैं सारी फिक्स्ड कॉस्ट आपकी होती हैं, ये सारी फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या है आपका, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है ऐसी कॉस्ट जो चेंज हो सकती है ना। वेरिएबल का मतलब चेंज होना, सीधा सीधा। तो ऐसा एक्सपेंस जो चेंज होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स, यानी कि आपको जो प्रोडक्शन और सेल्स के प्रोपोर्शन के साथ साथ जो चेंज हो रही है, जो कॉस्ट चेंज होती जा रही है, जो एक्सपेंस आपका लगता जा रहा है, जैसे जैसे अपना लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, आपका खर्चा भी, आपका कॉस्ट भी उसके साथ साथ बढ़ती जा रही है, तो वो आपका होता है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये क्या होती है, ये ऊपर नीचे होती है, इसका जो वॉल्यूम है वो गोज अप गोज डाउन होता रहता है, जैसे जैसे आप अपना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं या घटाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका एग्जांपल है, जैसे रॉ मटेरियल्स है, तो अगर आप कम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कम रॉ मटेरियल लगेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ज़्यादा रॉ मटेरियल लगेगा। डायरेक्ट लेबर, यानी जो भी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए सीधे लेबर लग रही है उसके ऊपर, तो कम प्रोडक्ट लाएंगे तो कम लेबर आपको लगानी पड़ेगी। ज़्यादा प्रोडक्ट्स है, बड़े स्केल पे बिजनेस है, तो ज़्यादा लेबर लगेगी, डायरेक्ट लेबर जो उसको सीधे बनाने में आपका एफर्ट कर रही है, कारीगर आपका होगा, कोई पेंटर होगा या कुछ भी होता है आपका, है ना, डायरेक्ट लेबर जो भी होती है आपकी, है ना। तो ये सब क्या होती है, ये अपनी वेरिएबल कॉस्ट, ये तो वेरिएबल है। ये मैन्युफैक्चरिंग के केस में था। अगर आपका कोई सर्विस इंडस्ट्री है आपकी, तो उस केस में क्या वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है आपकी। उस केस में जो भी आपका वर्कर है, वो अपना जो हार्ली वेजेस अपनी लेता है ना। और कोई भी आपका कोई भी सर्विस आपको दे रहा है 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटे की सर्विस के चार्जेस वो 1 घंटे के हिसाब से लेगा। अगर आपसे 10 घंटे काम कराएंगे तो 10 घंटे के हिसाब से अपना जो है पेमेंट लेगा, है ना। तो उसमें सर्विस इंडस्ट्री में इस तरह से जो आर्ली पेमेंट्स होती है, उनके लिए वो वेरिएबल कॉस्ट हो जाती है। इसमें आपका एक और होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को मिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। तो सेमी है मतलब आधा वेरिएबल है, आधा वेरिएबल है तो आधा क्या हुआ, आधा फिक्स्ड हो गया ना। मिक्स्ड है तो वेरिएबल और फिक्स्ड, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों इसके अंदर होती हैं, है ना। तो ये आधा वेरिएबल होता है, आधा फिक्स्ड होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एक एक पोर्शन तक तो अपना कांस्टेंट रहता है ना, एक एक लेवल तक तो ये कांस्टेंट रहता है। उसके बाद क्या करता है फिर ये, जैसे आपका प्रोडक्शन और बढ़ाते जाते हैं या घटाते जाते हैं, तो फिर ये लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ धीरे धीरे अपना चेंज होता जाता है ना। फिर क्या नहीं है, चेंज होता जाता है, चेंज होगा तो वेरिएबल प्रोपोर्शन में अब चेंज हो रहा है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट में आ गया, तो क्या करता है, एक लेवल तक तो कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे आपका जैसे आपका जो भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो ये फिर चेंज होना शुरू हो जाता है, तो फिर ये वेरिएबल भी हो जाता है। इसके एग्जांपल्स में जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन बिल ले सकते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी है या टेलीफोन बिल है, तो इनके कुछ बेस चार्जेस भी होते हैं, है ना। कुछ बेस चार्जेस है जो आपको मंथली बेसिस पे मेंटेनेंस के चार्जेस है, कुछ भी चार्जेस जो है वो आपको पे करने ही होते हैं, है ना। वो तो आपको पे करना है, यानी वो तो फिक्स्ड हो गया। लेकिन साथ ही अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे या ज़्यादा टेलीफोन यूज़ करेंगे, तो आपका बिल जो है उसके हिसाब से भी आएगा आपके पास, तो वो वेरिएबल प्रोपोर्शन हो गया आपका। तो इसमें ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ़ोन बिल्स और भी काफ़ी सारे बिल्स होते हैं जो आपको मंथली बेसिस पे पे करने होते हैं। तो इनका बेस चार्ज तो लगा ही लगा, साथ ही में इनका जो है आपका जितना ज़्यादा यूसेज आप करेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो है चार्ज भी इसमें प्लस होकर आपका एडिशनल चार्जेस आपके इसमें आते हैं, जो कि वेरिएबल चार्जेस होते हैं, है ना। जैसे ये दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है आपका सेल्स कमीशन। यहाँ पे जो आपको सेल्स कमीशन दिख रहा होगा, ये आपका ये भी हो सकता है इस तरह से, कैसे आपने कोई पर्सन रखा हुआ है ना, सेल्स करने के लिए। तो आपने क्या कहा, उसको सैलरी तो आप दे रहे हैं, साथ में आप उसको क्या क्या दे रहे हैं कि सेल्स के ऊपर कमीशन दे रहे हैं, है ना। सैलरी प्लस कमीशन दे रहे हैं सेल्स के ऊपर, जितनी ज़्यादा सेल्स होगी उतनी ज़्यादा उससे कमीशन मिलेगी। तो बेस आप कुछ सैलरी तो दे रहे हैं, यानी उसको उसको आपने सैलरी पे रखा, तो वो तो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। साथ में उसे कमीशन भी दे रहे हैं सेल्स के ऊपर, कि जितनी ज़्यादा सेल्स होगी उतनी ज़्यादा उससे कमीशन मिलेगी। तो ये आपका हो गया सेमी वेरिएबल के कुछ एग्जाम्पल। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं अपना कंट्रोलेबिलिटी के ऊपर, कंट्रोलेबिलिटी के बेस पर कितनी कॉस्ट होती है। तो कंट्रोलेबिलिटी के ऊपर दो ही है आपकी, एक कॉस्ट वो जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, और एक कॉस्ट वो जिसे कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल। तो कंट्रोलेबल कॉस्ट यानी कि वो कॉस्ट जो भी आपने पॉलिसीज बनाए हैं, जो भी आपके मैनेजरियल डिसीजन एक्शंस है, उनके द्वारा आप उनको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं उस कॉस्ट को, है ना। आप उस पर इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, आपके हाथों में है वो कॉस्ट, तो कंट्रोलेबल कॉस्ट। नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट यानी जो कॉस्ट को आप अपने डिसीजन मेकिंग से, आपने जो भी पॉलिसीज बनाई है, जो भी आपके डिसीजन हैं, उनसे आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, है ना। वो आपके हाथ में नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपकी होती ही रहती है ना। तो नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। नेक्स्ट जो है वो आपका संक कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो संक कॉस्ट क्या है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो मैंने आपको ऊपर समझा दिया ना। तो बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करने के लिए, मतलब एक एक अल्टरनेटिव को चूज करने के लिए जो आपने पहला वाला जो अल्टरनेटिव था उसे जो सैक्रिफाइस करा, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट संक कॉस्ट क्या है आपका, संक कॉस्ट जो है आपकी वो कॉस्ट है जो आप इंकर्ड कर चुके हैं, जो कैन नॉट बी चेंज्ड, है ना। आप उसे क्या करते हैं, कर चुके हैं, आपसे इंकर्ड कर चुके हैं, बट अब आप उसे चेंज नहीं कर सकते, है ना। जैसे आपने एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करा अपना, अब तो आप खर्चा कर दिया एडवर्टाइजमेंट पे, अब वो वापस तो नहीं आ सकता वो खर्चा आपका, है ना। और भी कई सारे खर्चे जो आप कर चुके हैं, लेकिन अब वो वापस नहीं हो सकता, है
ना? और ये इर्रेलेवेंट होते हैं फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए, है ना? आपने एडवर्टाइज़मेंट कर दिया, अब इससे फ्यूचर में आप कुछ खास डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते कि इसकी कॉस्ट कैसे कंट्रोल करें, क्या एनालाइज़ करें, वो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती इस पे। तो ये संक कॉस्ट होती है जो ऑलरेडी आपकी हो चुकी है, लेकिन अब आप उसे चेंज नहीं कर सकते, अब वो हो चुकी है तो वापस नहीं आएगी वो कॉस्ट आपकी, संक डूब चुकी है वो कॉस्ट आपकी अब। लास्ट जो आपकी है वो आपका रिलेशनशिप के बेस पे होती है। रिलेशनशिप के बेस पे यानी कॉस्ट से इसका क्या रिलेशन है, हाँ? प्राइम कॉस्ट में आपको क्या होता है, जितने भी आपके डायरेक्ट मटेरियल्स है, जैसे आपका ओवरहेड था, ओवरहेड में जितने भी इनडायरेक्ट थे, प्राइम कॉस्ट में जितने भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, जितने भी आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड है, डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो वो आपके प्राइम कॉस्ट कहलाती है। कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, जो भी एक आपने क्या करा, सम ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, यानी कि डायरेक्ट लेबर भी साथ साथ आपको जितने भी ओवरहेड एक्सपेंसेस लगे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सपेंसेस, वो सारे को मिला देंगे अपना, तो यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों को हमने मिला दिया अपने खर्चे को, और वो जो सारा खर्चा हमारा लगा किसी भी गुड सर्विसेज को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए, वो हमारा कन्वर्जन कॉस्ट। तो ये हमने समझे कॉस्ट के कंसेप्ट और क्या उसके जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या होती है। तो नेक्स्ट जो वीडियो में हम समझेंगे अपना एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट शीट उसके बाद भी पढ़ेंगे, उसके आगे हम कॉस्ट शीट पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।